हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अ, ये भी उम्मीद करता हूं कि हमारे इस प्रयास को आप अ, प्रयास को सराह रहे होंगे। हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि वैसी छोटी छोटी चीज़ें जो लगती बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ही अहम उनका रोल है हमारे ज़िंदगी में, हमारे जानकारी के भी सेंस में, हमारे एम्पावरमेंट के सेंस में और अपनी जो नॉलेज का जो अपना स्कोप है उसको, उस डायमेंशन को बढ़ाने के भी सेंस में। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि छोटा छोटा जो भी वीडियो हो, कुछ कुछ लंबे वीडियो होते हैं क्योंकि वो टॉपिक ऐसा होता है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो हमारा वीडियोस है या ऑक्सफैम रिपोर्ट का जो वीडियोस है, वो इतने बड़े डायमेंशन को ये टॉपिक्स या ये केसेस या ये रिपोर्ट्स डिस्कस किए हैं जिसको आप घंटे या आधे घंटे में डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए वो डिस्कशन कुछ बड़ा हो जाता है। तो उसके लिए आप परेशान नहीं हो, टाइम लेके उसको देखें। और चलिए अब इसी ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ, ब्रीफ बैकग्राउंड के साथ, हम एक बहुत ही अहम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अब जानते हैं कि ये महीना अप्रैल का है और ये इस महीने की खासियत अगर हम कहें तो इस महीने में हमारे वैसे महान विचारकों, इतिहासकारों, अर्थशास्त्रियों, समाज सुधारकों और राष्ट्र निर्माताओं की जयंती है, जन्म दिवस है, जो अपने युग में, अपने समय में हमेशा समाज और देश को अलग तरीके से, एक अलग दृष्टि से स्थापित करने, देखने और समाज के संपूर्ण समुदायों को एक साथ लेकर के चलने की एक दृष्टि देते हैं, एक वैश्विक दृष्टि प्रदान करते हैं जहां सबके लिए सम्मान हो, सबके लिए समानता हो, सबके लिए बंधुता हो। ये महज संयोग नहीं है और इसलिए हम अपने शब्दों में मैं कहता हूं कि यह अप्रैल का महीना महापुरुषों के जन्मदिन का एक महीना है, या कहें कि एक ऐसा महीना है जिसे आप महापुरुषों के जन्मदिन का महीना कहें तो बुरा नहीं होगा। यस, आप बखूबी समझ रहे होंगे कि 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फुले का जन्म दिवस था और बड़े स्तर पे, बहुत बड़े स्तर पे लोग इसको मनाते हैं, केवल देश में नहीं विदेशों में भी। साथ ही साथ 14 अप्रैल को जानते हैं संविधान निर्माता, भारतीय संविधान के जिसे हम पिता कहते हैं, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे अपने संविधान के, डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या यूं कहें कि भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी जन्म दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी कड़ी में समझिए, इसी कड़ी में आप देखें तो भले डिफरेंट डिफरेंट जगह पर अलग अलग तारीख को ये दिवस मनाया जाता है, लेकिन मूलतः ये माना जाता है कि सम्राट अशोक का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुआ था और ये इसी महीना में अप्रैल में पड़ता है। अब समझ रहे हैं, इन तीन महान विभूतियों का जन्म दिवस इसी अप्रैल के महीने में पड़ता है। इसका कितना महत्व है हम लोग शायद ये नहीं सोच पाते, लेकिन आप समझिए, एक तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के शासक
ऑफ कोर्स राजतंत्र की व्यवस्था थी। एक ऐसा शासक, हम वहीं से शुरू करते हैं और तब धीरे धीरे आगे आएंगे। ब्रीफ में चर्चा रखेंगे, 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा या 30 मिनट जाएगा। लेकिन आप समझिए कि एक ऐसा शासक सम्राट अशोक, जिसको देवों का प्रिय, देवाना प्रिय कहा जाता है उनके अभिलेखों में, एक ऐसे मौर्य साम्राज्य के शासक जिस साम्राज्य की नींव उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी, और ये तीसरे शासक बने मौर्य साम्राज्य के। और एक ऐसे बड़े साम्राज्य का निर्माण इन्होंने किया जिसे अखंड भारत कहते हैं, जिन्हें चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। आज तक के भारतीय इतिहास में किसी ने वैसा बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर सका। ये सारे इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि वह एक पिछड़े या आप कहें निम्न कुल में पैदा हुए सम्राट थे। और ये भी इस भारत के इतिहास की सच्चाई है। आपको ये समझना होगा कि इस भारत को मजबूत करने में अगर किसी शासकों ने योगदान दिया है सबसे ज़्यादा, तो उसमें अगर 100% में हम कहें तो 95% वो पिछड़े निचले तबके से, जातियों से, बाद में जातियों की बात की गई, लेकिन उस समय नीच कुल का कहा जाता था। क्योंकि जाति उस रूप में, जिस रूप में गुप्ता पीरियड में स्थापित किया गया धर्म के माध्यम से, वैसी नहीं थी। तो उन्होंने एक इतने बड़े अखंड भारत की निर्माण की जिसका कंपैरिजन न तो ब्रिटिश कर सके, न ही मुगल कर सके, न ही प्राचीन काल में कोई हिंदू राजा या कोई और राजा कर सका। वैसे साम्राज्य की स्थापना करने वाले सम्राट अशोक का भी जन्मदिन इसी महीने में पड़ता है, इसी अप्रैल में पड़ता है। एक ऐसे राजा जिन्होंने धम घोष को अपनाया, जिन्होंने भेरी घोष मतलब युद्ध की नीति को छोड़ करके धम घोष अपनाया, अपने व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म को किसी पे लादने का प्रयास नहीं किया। उनके अभिलेखों को आप पढ़िए, उन अभिलेखों में कभी भी किसी धर्म से नफरत, उसके खिलाफ जाने, उसकी आलोचना करने से मना किया गया है। अशोक लिखते हैं अपने अभिलेखों में कि अगर आप किसी धर्म की आलोचना करते हैं तो आप अपने धर्म का नुकसान करते हैं। आप याद कीजिए, यही मौर्य वंश है। चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू किया गया इतिहास, जिसको हम लोग ऐतिहासिक काल मानते हैं, रियल में इतिहास की शुरुआत मानते हैं, क्योंकि उससे पीछे का कोई भी इतिहास सारा काल्पनिक या किंवदंतियों पर आधारित है, जिसका कोई साक्ष्य नहीं है। अगर साक्ष्य आधारित इतिहास की बात करें, रियल इतिहास के शुरुआत की बात करें, तो वो मौर्य वंश का साम्राज्य है, उसका साक्ष्य मिलता है। सम्राट अशोक के अभिलेख मिलते हैं, स्तंभ लेख मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं, ये साक्ष्य है। और आप एविडेंस एक्ट है इंडिया में, साक्ष्य अधिनियम है, उसमें एविडेंस का परिभाषा देखिए, उस परिभाषा के हिसाब से ये सारे साक्ष्य ऐतिहासिक साक्ष्य। और जिसका कोई साक्ष्य नहीं है उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। मौर्य काल से पहले भारत का सारा इतिहास प्रागैतिहासिक काल में आता है, जिसका कोई साक्ष्य नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बड़े बड़े बदलाव को? ये मौर्य काल में संभव हुआ। इसमें बहुत बड़ा योगदान, या कहें कि सबसे बड़ा योगदान हम कहें तो सम्राट अशोक का है। केरला को छोड़ करके, तमिलनाडु को छोड़ के इस पूरे भारतवर्ष, आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कंधार, ये सारे पर किसका राज था? सम्राट अशोक का। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो कि इतना बड़ा साम्राज्य बना ले और चला ले।
एक वैसा व्यक्ति जो सर्व धर्म समभाव की बात करता है। रियल में सेकुलरिज्म की अगर परिभाषा देखे तो सम्राट अशोक ने दिया। लेकिन हम जब परिभाषा की बात करते हैं सेकुलरिज्म को जोड़ देते हैं कि वेस्टर्न फिलॉसफी से आया है। ये इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश है। लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो ये बुद्धिज्म से आता है। आपको पता होगा कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुआ था? सम्राट अशोक के काल में हुआ था। और वो बौद्ध संगति क्यों होता था? आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं। उसमें अभिधम पिटक का निर्माण इसी तीसरी बौद्ध संगति, जिसको पाटलिपुत्रा में किया गया था, उसके दौरान हुआ। बौद्ध संगति वो संगतियां होती थी, बैठक होती थी, जहां बात विवाद करके एक अभी के पार्लियामेंट की तरह बात विवाद करके सारे समस्याओं का समाधान निकाला जाता था। डेमोक्रेसी की शुरुआत इससे होती है। लेकिन हम डेमोक्रेसी पढ़ते हैं पश्चिमी देशों के थ्योरी के हिसाब से। फिर अहिंसा किसकी देन है? सम्राट अशोक की। यही नहीं, आज जो हम वातावरण के बारे में, पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं कि पशु पक्षियों जीव जंतुओं के प्रति हमें सद्भाव रखना चाहिए, आप उनके अभिलेखों को उठा के देखिए जरा। सम्राट अशोक से ज़्यादा पशु पक्षियों को, नेचर को प्रोटेक्ट करने का, रोड के किनारे प्याऊ लगाने का, पेड़ लगाने का प्रयास आज तक कंपैरिजन करके आप उठा के देख लीजिए, सम्राट अशोक से ज़्यादा किसी ने नहीं किया। इस इतिहास को नहीं बताया जाता है, पाठ्यक्रमों में एकदम संकुचित कर दिया गया है। अगर आज आप विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, एक अखंड भारत, बड़े भारत, मजबूत भारत की बात कर रहे हैं, तो हमें उन मूल्यों से सीखना होगा। जो नेक्स्ट मैं बात बताना चाहता हूँ, यह भी आपको ध्यान रखना होगा कि सम्राट अशोक का साम्राज्य या शासन इतना मजबूत, इतना व्यापक तब हुआ जब उन्होंने भौतिकवादी दर्शन की तरफ रुख किया। बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया और बौद्ध धर्म माध्यमिक मार्ग बताता है, किसी भी एक्सट्रीम की तरह जाने की बात नहीं करता है। और इसके साथ साथ ये बताता है कि सबके प्रति आप सद्भाव रखें। एक बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए हमेशा युद्ध नीति की जरूरत नहीं पड़ती, शांति, सद्भाव और भाईचारे की जरूरत पड़ती है। वो अपने बेटा बेटी को बाहर श्रीलंका और बाकी जगहों पर धर्म प्रचार के लिए उन्होंने भेजा था। धर्म महामात्र की उन्होंने नियुक्ति की थी। और ध्यान दीजिए कि ये कोई धर्म नहीं था, जो दम नीति था वो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता था। ये पब्लिक कोड ऑफ कंडक्ट होता था। आपके व्यक्तिगत जीवन में आप क्या कर रहे हो उससे सम्राट अशोक को नहीं मतलब था। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा विजन है? ये इसी विजन का नतीजा था कि आप जहां भी देखें, आप आपके राष्ट्रीय चिन्हों में देखें, संविधान में देखें, आप अपने नेशनल फ्लैग में देखें, हर जगह सम्राट अशोक का सिंबल आपका मिलेगा। उस सोच का वो रिफ्लेक्शन है कि हम एक मजबूत भारत कैसे बना सकते हैं। आज उसका रिफ्लेक्शन आपको भारतीय संविधान में प्रस्तावना में मिलता है। उस वैचारिकी की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और वो लड़ाई सम्राट अशोक के विजन का जो भारत है, उस भारत में न तो जाति है, न तो शोषण है, न ही ऊंच नीच है। वातावरण के प्रति लगाव है, सद्भाव है, दूसरे धर्मों के प्रति सद्भाव है, लगाव है, जिसका पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन आपके संविधान में मिलता है। इसके साथ साथ दो और व्यक्तियों की जो चर्चा करें, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, जिनके साथ इतने जाति और अन्य तरह के शोषण हुए, उनको पढ़ने लिखने से रोका गया। लेकिन वो एक केवल समाज सुधारक नहीं थे,
एक विश्व दृष्टा थे, जिन्होंने शिवाजी के इतिहास का खोज किया। उनको पढ़ने नहीं दिया गया, उनको उनके ही मित्र के बारात में उनसे बुरा बर्ताव किया गया, लेकिन वो अपना जिद नहीं छोड़े। 1848 में ही सबसे पहली बार बालिकाओं के लिए उन्होंने स्कूल खोला। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्य की खोज करने की बात उन्होंने कही लोगों को। उन्होंने कहा कि शादी में अंधविश्वास का मत पालन करो, पंडितों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पंडित किसी जाति से नफरत का प्रतीक नहीं है, अंधविश्वास में लिपटे रहने का प्रतीक है, आपके मानसिक गुलामी का प्रतीक है कि वो आपसे मानसिक गुलामी करवाते हैं। और उसी नतीजे के तौर पर उन्होंने गुलामगिरी लिखा, जो मानसिक गुलामी की बात करता है। महात्मा फुले थॉमस पेन से प्रभावित थे, उनके विचारों से प्रभावित थे। यही नहीं, इसके साथ साथ जो अमेरिका में स्लेवरी के अगेंस्ट मूवमेंट हो रहा था, उससे उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। बुद्धा और कबीर को गुरु मानते हैं। यही नहीं, ये चलकर आगे महात्मा फुले, जिन्हें भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपना गुरु मानते हैं, बुद्ध के साथ साथ। आप समझिए इस बात को कि इन सब का बर्थडे इसी अप्रैल महीने में पड़ता है। और इन तीनों को, खास करके बाबा साहब अंबेडकर की बात करें तो हम ज़्यादा फैक्ट में नहीं जाएंगे। इनका योगदान अतुलनीय है कंटेम्प्रोरी इंडिया में। चाहे संविधान बनाने की बात करें, संविधान की रचना की बात करें, उसमें आत्मा डालने की अगर बात करें, जैसे उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की आत्मा है। क्यों आत्मा है? क्योंकि ये एक मैकेनिज्म देता है कि आप अपने मौलिक अधिकारों को कैसे लागू करवा सकते हैं कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर। फेडरलिज्म, यूनिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इनसे बेहतर के संविधान के प्रोविजन को कोई इंटरप्रेट नहीं कर सकता। हिंदू बिल, जो आज आपके मैरिज एक्ट का आधार है, स्पेशल मैरिज एक्ट का आधार है, इंडियन सक्सेशन एक्ट का अधिकार है, एक्ट है, वो किसका देन है, किसके दिमाग की उपज है? जब वो लॉ मिनिस्टर थे तो महिलाओं के लिए कहा जाता है, महिलाओं के सेंस में कहा जाता है कि अगर इंडिया में सबसे पहला मेल फेमिनिस्ट अगर कोई है तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। कभी किसी इतिहासकार ने, लेखकों ने उनके साथ अन्याय नहीं किया, ये अन्याय किया, बताया नहीं लोगों को, और बार बार उनको केवल एक दलित नेता के रूप में उनको प्रदर्शित किया जा रहा। हम एक पिछले वीडियो में आरबीआई के बारे में जब हमने बात किया तो उसमें जो वो किताबें लिखे हैं, जो उन्होंने उसमें चर्चा की है, उसके बारे में हमने बताया था कि हिल्टन यंग कमीशन बनाया गया था भारतीय फिनांस के बारे में, यहाँ के रूपी की समस्या के अध्ययन करने के लिए, संस्थागत व्यवस्था बनाने के लिए। उसमें डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। द ओरिजिन ऑफ रुपीज, इट्स सॉरी, मैं उस किताब का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उसी किताब के आधार पर उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया हिल्टन यंग कमीशन के सामने, और उसी का नतीजा है कि आपके यहाँ आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये कोई नहीं बताता आपको, ये कोई नहीं बताता कि उनका कितना बड़ा योगदान है इस राष्ट्र के निर्माण में, संविधान को बनाने में। जो आज की संस्थागत व्यवस्था आपकी खड़ी है, किसके योगदान का प्रतीक है? डॉक्टर अंबेडकर के। और अब देखिए, इसके साथ साथ इन्होंने जो किताबें लिखी हैं, मैं कुछ किताबों का नाम आपके सामने रखूंगा। उन्होंने जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ किए, अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, गांधी और उनमें जो बहस हुआ पुणे पैक्ट के बाद, ये सारी जानकारियाँ आपको पता होनी चाहिए। मैं कुछ किताबों का नाम लूँगा। एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का उन्मूलन,
कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु वर शूद्रास, शूद्रा कौन है, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, यही मैं किताब भूल रहा था। इसी किताब के आधार पर उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन के सामने अपना प्रेजेंटेशन दिया था, और जिसका नतीजा हुआ कि उनके इन बातों के आधार पर, इस किताब के आधार पर हिल्टन यंग कमीशन ने आरबीआई की स्थापना का रिकमेंडेशन दिया। फिर वेटिंग फॉर अ वीजा, ये भी उनकी किताब है। रिडल्स इन हिंदुइज्म, हिंदुइज्म के अंदर क्या अंतर विरोध हैं, इन सबको उजागर किया गया है। इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांसेस इन ब्रिटिश इंडिया, और देखिए द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांस इन द ब्रिटिश इंडिया, हमने कह दिया। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये भी एक किताब है। फिर थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, समझिए कि भाषाओं के आधार पे जो यहाँ पे स्टेट्स बने हैं उस पर इनका क्या थॉट्स है। राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, जो हिंदू महिलाएं उनका कैसे राइज हुआ, कैसे फॉल हुआ। इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स। फिर एक और किताब, हिज व्यू ऑन द हिंदू कोड बिल 1948। तो ये सारी जो किताबें हैं, इसके साथ साथ एक और किताब उन्होंने लिखा था, शायद इसको मैं यहाँ मेंशन करना भूल गया हूँ, लेकिन आप समझिए कि इतने किताबों के रचना के बाद ही कोई डॉक्टर अंबेडकर बन सकता है। इतने रचनाओं के साथ साथ केवल यही चीज़ें नहीं थी, उन्होंने बहुत सारे संगठन का निर्माण किया, जैसे बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, फिर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942, यही बाद में जाकर के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बना। तो हम ये सारे डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप दो चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए कि इस अप्रैल महीना में इन तीनों महापुरुषों, राजनेताओं का जन्म दिवस है, जिन्होंने एक सपना देखा एक मुकम्मल भारत बनाने की, जहाँ पे समानता हो, बंधुत्व हो, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, भेदभाव नहीं हो, अत्याचार नहीं हो। हमें इनके इतिहास को जानने की जरूरत है, क्योंकि हमको इनका इतिहास एक अलग, एक दूसरे विचारधारा जो अपने हित को आगे बढ़ाता, इनकी गलत व्याख्या करके, इनके इतिहास को दबा के, वो एक ऐसा विचारधारा इतिहास लेखनी का है जो आपके इन महापुरुषों के विचारों को दबाने का प्रयास करता है, कभी सामने नहीं आने देता, पढ़ने नहीं देता, जांचने नहीं देता, इन्वेस्टिगेट नहीं करने देता, सोचने नहीं देता, आपको उससे वंचित करता है। उसको पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि हमारे या आपके जो भी संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम उनको नहीं कर रहे हैं जिनको संघर्ष करना ही नहीं है ज़िंदगी में। जो संघर्षशील लोग हैं, जो समाज है संघर्ष करने वाला, जो आज भी हाशिए पर है, उन सबके लिए इन तीन महापुरुषों, ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का बहुत बड़ा योगदान है। वो उनको हमेशा प्रेरित करते हैं जो अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो जाति के खिलाफ हो, चाहे जेंडर के खिलाफ हो, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हो, या किसी तरह के भेदभाव के खिलाफ हो। आपको अपने इतिहास को समझना होगा, और इन सारे व्यक्तित्वों, पर्सनालिटीज के विचारों को पढ़ते हुए हमें एक मुकम्मल वैचारिक लड़ाई शुरू करनी होगी, चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा फुल्ले की विचारधारा हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा हो, या जो विजन सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में दिखाया, उस तरह का विजन इन महापुरुषों के जीवन में मिलता है। ये केवल समाज सुधारक नहीं थे, इनकी एक वैश्विक दृष्टि थी, वैश्विक विचारधारा थी, जो एक शोषण विहीन, भेदभाव विहीन समाज की स्थापना की बात करता है। किसी जाति विशेष और समुदाय विशेष के ये नेता नहीं है, राजनेता नहीं है,
विचारक नहीं हैं, ये सबके सर्व 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 कल्याण की बात करते हैं। लेकिन कुछ लेखकों की चतुराई, उनके वर्गीय जातीय चरित्र की वजह से आज तक हम अपना इतिहास मुकम्मल तरीके से देख ही नहीं पाए, हमें देखने से वंचित रखा गया। ये एक बहुत बड़ी राजनीति है, एक बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन जब आज आप जागरूक हो रहे हैं तो हमें इस बात की बहुत ही खुशी होती है कि आज हर जगह, हर गली चौराहे पर, अमेरिका जैसे देश में, वहाँ की यूनिवर्सिटीज में ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर, सम्राट अशोक पर चर्चा हो रही है। लोग मसाल जुलूस निकाल रहे हैं, वर्कशॉप करा रहे हैं, सेमिनार करा रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। कल मैं गया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, वहाँ के छात्रों को प्रयास से पिछले 1 सालों से इस बार दूसरी बार था, सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई। बहुत सारे विद्वान वहाँ आए। इससे पहले हम लोग को इस तरह से मानसिक रूप से कमजोर करके रखा गया था कि हम बोलते ही नहीं थे कि हमारे कौन से लोग हैं, हम किस तरह के भारत बनाना चाहते हैं, किनके वैचारिकी का हम बात करना चाहते हैं। आज हम जागरूक हो रहे हैं, और जागरूक हो रहे हैं तो हमें अपने इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और उस पर एक नए नए तरीके के भारत की वैचारिकी, इन विचारों को आत्मसात करते हुए संविधान में जो बातें कही गई हैं, संविधान के अंदर उसके प्रस्तावना में जो बातें कही गई हैं, उनको जोड़ते हुए एक नए विचार देने की ज़रूरत है, नए वैचारिकी पर काम करने की ज़रूरत है, जहाँ एक मजबूत, संपन्न, भेदभाव रहित, वंचना रहित भारत बनाया जा सके, जो इन तीनों महापुरुषों का सपना रहा है। और इसी रूप में मैं इस अप्रैल महीने को देखता हूं, एक महीना जो महापुरुषों का महीना है। इसलिए इस महीने में हमें इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि हम इनके विचारों को अपनाएं, इनके विचारों को अपने जीवन में शामिल करें, और एक ऐसे मुकम्मल भारत की तरफ बढ़ें जिसमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन न हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, ये सबका भारत हो, सबकी ज़रूरतें पूरी हों, सबका एस्पायरेशन पूरा हो, कोई शोषित नहीं रहे, कोई पीड़ित नहीं रहे, सबके लिए बराबरी का बर्ताव हो, सब बराबर माने जाए, जो आपके संविधान का भी आदर्श है। और निश्चित तौर पे इन तीनों महानुभाव व्यक्तित्वों जो हमेशा प्रेरित करते हैं, उनके वैचारिकी को साफ साफ आपके संविधान में देखा जा सकता है। और निश्चित तौर पर जब संविधान को हम बचाएंगे, संविधान के लिए लड़ेंगे, जब संविधान के विचार पर हम गौर करेंगे, उसको लागू करने का प्रयास करेंगे या करेंगे, तभी इन महान विभूतियों के विचारों को लागू कर पाएंगे। तो आइए हम लोग संकल्प लेते हैं कि इस महापुरुषों के इस महीने में हम संकल्प लें कि इनके विचारों को हम समझेंगे, पढ़ेंगे, उस पर बात करेंगे, विचार करेंगे, उनके विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्या संपूर्ण भारत के, विश्व के लोगों तक पहुंचाएंगे, और एक ऐसे विश्व की कल्पना करेंगे जहां पे इनके विचारों का, इनके व्यवहारों का, इनके सोच का, और ये जो सपना देखे थे उनको हम लागू कर सकें, उन्हें सही मायने में अपने व्यवहारों विचारों में लागू कर सकें। यही हम लोग आज संकल्प लेते हैं इन महापुरुषों के जन्म दिवस के अवसरों पर, खास करके इस महीने में, इस अप्रैल के महीने में। तो इसी के साथ मैं ये ब्रीफ अपना जो बातचीत है आपके सामने हमने रखा, और आपसे उम्मीद करूंगा कि शायद आप इस वीडियो को भी लाइक करेंगे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इन सारी बातों को मैं किसी स्पीच में नहीं कह पाता, इंटरव्यू में नहीं कह पाता, इसलिए इन तीनों महानुभावों के विचारों को, बातों को, और हमारा क्या इस पर विचार था वो आपके सामने रखा। आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और
अपने लोगों के बीच शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन महापुरुषों के विचारों को पढ़ें, अपनी ज़िंदगी में लागू करें और इसके लिए लड़ाई लड़ें। यही हमारी उम्मीद है। नमस्कार, धन्यवाद।